हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ इन सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल गुड़ागोड़ जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए थे हाइट एंड डिस्टेंस से। होपफुली आप लोगों ने रिमेनिंग क्वेश्चंस किए होंगे होमवर्क में, और अभी तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सब आता है, बहुत अच्छी बात है। बट ये तो तभी पता चलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा या आपका टेस्ट होगा, और जब मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ में कि आप लोगों ने कितना होमवर्क किया है, कितना नहीं किया है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं हम इससे रिलेटेड। 11th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टावर एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 11। द टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन if angle of elevation of sun is 30 degree and the length of shadow of tower is 45 degree, then find the height of tower। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, या फर्स्ट एग्जांपल किया था, सेम वैसा ही है, आप लोग कर लेंगे। 12th क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिए, यदि नहीं होता तो फिर पूछिए आप मुझसे। 12th क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाई अ विंड स्टॉर्म एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। The distance from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meters. Then find the original height of the tree। क्वेश्चन समझ में आया? The upper part of a tree is broken by wind storm and it makes an angle of 60 degree with the ground। So सबसे पहले आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, मैंने आपको उत्तर पहले भी बताया था। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई पेड़ है और वो ट्री विंड स्टॉर्म की वजह से कहीं से टूट जाता है बीच से, ठीक है। सो उस टूटे हुए ट्री का अपर पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच करता है और वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। ट्री के बॉटम से और जहां से टूट के उसका टॉप टच करता है वो जो डिस्टेंस है वो आपको 10 मीटर्स दे रखा है। सो आपसे पूछा है फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ आया? ये ट्री जिसकी हाइट AB है, यहाँ ट्री का बॉटम है, ये उसका टॉप हो गया। विंड स्टॉर्म की वजह से ये ट्री सपोज पॉइंट C से टूट जाता है, यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है। और इसका अपर पार्ट जो है जब ये टूट ही गया है तो ये अपर पार्ट गिर के ग्राउंड को टच करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये AC जो है ये यहाँ से और सपोज पॉइंट D पे टच करता है ग्राउंड को, इस पॉइंट D पर, और टच करने के बाद में ग्राउंड के साथ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो है 60 डिग्री। इस पॉइंट D से ट्री के बॉटम का जो डिस्टेंस है वो आपको 10 मीटर ही दे रखा है। 10 मीटर ही है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। मैं इसकी ओरिजिनल हाइट को यदि h मीटर्स एज्यूम करता हूं, h मीटर्स, तो मेरे से ये पूछा है h, ठीक है। सो इनिशियली ये ट्री जो है जिसकी ओरिजिनल हाइट h थी वो वर्टिकली प्लेस था एट पॉइंट B। विंड स्टॉर्म की वजह से इट ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट C एट हाइट ऑफ x मीटर्स एंड इट टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट D by making angle of elevation of 60 degree and the point D is 10 meters away from the bottom of that tree। सो यहाँ से एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि ये डिस्टेंस यदि x मीटर हो गया, ये डिस्टेंस x मीटर है, तो AC कितना होगा? टोटल हाइट हमारे पास h थी, उसमें से x मीटर हाइट से ये ट्री ब्रेक हुआ है। सो ये डिस्टेंस जो रह गया मेरे पास, या फिर ये जो हाइट रह गई, ये कितनी रह गई? h माइनस x मीटर्स। टोटल h था, उसमें से x मीटर मैंने कम कर दिया, तो यहाँ कितना बच गया? h माइनस एक्स। और ये जब h माइनस एक्स है, ये जो ब्रोकन पार्ट है वही तो टच कर रहा है ग्राउंड को पॉइंट C से, है ना।
सो इस डायग्राम से एक बात और क्लियर हो रही है, वो क्या है, ए सी इज इक्वल टू सी डी। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हुआ, h माइनस एक्स मीटर्स। ये h माइनस एक्स मीटर्स हो गया, समझ आया? ओके, अब क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल हाइट, दैट्स h। तो हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाए यानी x की वैल्यू आ जाए और CD आ जाए, यानी तो मैं क्या करूंगा, x में इस CD को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल हाइट h आ जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस मुझे 10 मीटर दे ही रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल CBD, परपेंडिकुलर और बेस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x, यहाँ के लिए x है, अपॉन 10। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू x अपॉन 10 एंड देन x विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 इंटू √3 मीटर्स। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैं ये वाला डायग्राम यूज करता हूँ। ये वाला डायग्राम में मुझे फाइंड करना है h माइनस एक्स। आप चाहो तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज कर सकते हो, x की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। या फिर ये यूज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। 2-3 मेथड है, इसके आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, हम किसी से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए तो देखते हैं अपन नेक्स्ट। फिर ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास 10 इंटू √3 मीटर्स, ये मेरे से पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का आपको पता है, या फिर से यही यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस थीटा में काम में ले लो। तो देखो CBD, हाइपोटेन्यूज और बेस, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, हाइपोटेन्यूज और बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस के। सो कोस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है आपके पास 10 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है h माइनस एक्स, ठीक है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे आप में से? cos 60 डिग्री की वैल्यू, sin 0 डिग्री की 0, sin 30 डिग्री की 1/2। तो इधर से उल्टा करोगे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। सो ये हुआ 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन h माइनस एक्स, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा h माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2, 20, और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो। सो h विल बी इक्वल टू 20 प्लस x, और x कितना है 10 इंटू √3 मीटर्स। अब क्वेश्चन में एक और दे रखा है आपको, और वो क्या दे रखा है, √3 की वैल्यू जो है वो आपको 1.732 यूज करनी है। √3 इज इक्वल टू 1.732 इज गिवन, ठीक है। सो h विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 प्लस 10 इंटू 1.732, और ये हो जाएगा h इक्वल टू 20 प्लस 17.32, और फाइनल आंसर हुआ आपका 37.3 मीटर्स। आपसे यही पूछा था। ओरिजिनल हाइट क्या है, ओरिजिनल हाइट है ट्री की 37.32 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 37.32 मीटर्स।
क्लियर है? तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन तब सिंपल हुआ है जब ये डायग्राम बन गया है। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, कहाँ से ब्रेक हुआ है उसकी हाइट एज्यूम कर लो, h कितनी हाइट से हुआ है उसको आपने एज्यूम किया है x, ये डिस्टेंस h माइनस एक्स हो गया और ये ग्राउंड को टच कर रहा है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है? तो दोनों की वैल्यू फाइंड करो h और x की, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, from a point on the ground which is 120 meters away from the foot of the unfinished tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree. Find how much height of tower have to increase so that the angle of elevation at same point becomes 60 degree. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन नंबर 13। एक कोई आपको अनफिनिश्ड टावर दे रखा है जिसकी हाइट में ये अज्यूम कर लो कि ए बी है, और इस अनफिनिश्ड टावर की फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। इससे 120 मीटर्स अवे कोई पॉइंट सी है, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज करूं कि सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस टावर की हाइट का वो 60 डिग्री हो जाए, ठीक है? सो मैं इसकी हाइट को यदि पॉइंट डी तक इंक्रीज कर दूं तो पॉइंट सी से बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। इनिशियली ये हाइट h थी, इसको मैंने x मीटर्स और इंक्रीज कर दिया, तो मुझे फाइंड करना है x, और ये टोटल हाइट कितनी हो गई है अभी h प्लस x मीटर्स, ठीक है? सो अभी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक तो बन रहा है ABC एंड सेकंड वन इज DBC। बेस आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है वो है tan थीटा। So from right angle triangle ABC tan 30 डिग्री। अब देखिए जब मैं ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ ABC वाला, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा जो है वो मेरे पास 30 डिग्री है। सो इट्स tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट्स इक्वल्स टू h अपॉन 120। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 120, और h विल बी इक्वल्स टू व्हाट 120 अपॉन रूट 3 मीटर्स। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई आपके पास, एक इक्वेशन। सेकंड, जब मैं ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल यूज करूंगा यानी राइट एंगल ट्राइंगल DBC, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री यूज होगा, और tan 60 डिग्री के लिए अपने पास हाइट कौन सी रहेगी h प्लस एक्स अपॉन बेस, और वो है 120। tan 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, दैट्स √3 इज इक्वल्स टू h प्लस एक्स अपॉन 120, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120 इंटू √3। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। आप h की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाए तो
और x की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हो भाई? कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसकी, क्योंकि आपको फाइनली h प्लस एक्स तो फाइंड ही करना है। सो h प्लस एक्स आ गया 120 इंटू √3, ठीक है। h प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू √3, और √3 की वैल्यू इसमें आपको दे नहीं रखी है तो आप 1.732 यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? सो आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं एक मैसेज छोड़ रहा हूं, और वो मैसेज यही है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ लेते हैं तब तक आप नहीं कर पाएंगे इनको। आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो यदि रॉन्ग हुई तब भी आंसर मैच नहीं करना है, डायग्राम आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? सो यहां से आप h प्लस एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। h प्लस एक्स की जो वैल्यू आ गई उसमें से आप h की वैल्यू माइनस कर देना, आपके पास x आ जाएगा। क्लियर सबको? या करके बताऊं? चलो देख लो, कोई नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें फाइनली x फाइंड करना है, तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू रह जाएगा 120 इंटू √3 माइनस एच, 120 इंटू √3 माइनस एच, और h की वैल्यू है मेरे पास 120 अपॉन √3। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो √3 इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, 120 इंटू 3, सो ये हुआ 360 माइनस 120 अपॉन √3, 360 माइनस 120 240 अपॉन √3, ये x की वैल्यू हो गई। मैं √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो नीचे मेरे पास आ गया 240 इंटू √3 अपॉन 3, और 3 से ये 80 टाइम्स, सो ये हुआ 80 इंटू √3 मीटर्स। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्लास। सो हाइट ऑफ टावर शुड बी इंक्रीज एट 80 इंटू √3 मीटर्स, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट एट C विल बिकम 60 डिग्री, ठीक है। 80 इंटू √3 है, आंसर आपका यहाँ भी सही है। बट यदि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था यूज √3 इज इक्वल टू 1.732, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके और उसको मल्टीप्लाई करना है। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, यदि इतना है तो भी ठीक है, यदि डेसिमल में आंसर आ रहा है तो आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कर लेंगे आप, सिंपल है। 15th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू बी फाउंड 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फिफ्टींथ क्वेश्चन पूछा है आपसे, और वो क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। सो सबसे पहले हम एक पिलर यूज करते हैं, वो हो गया AB, ये ड्रॉ किया। यहाँ कोई पॉइंट C दे रखा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो है 15 डिग्री है, ठीक है। और यहां से 100 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर और पिलर। जब आप यहां से 100 मीटर पॉइंट C से पिलर के फुट की तरफ मूव करते हो
तो पॉइंट डी पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एच, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं क्लास, आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, वर्बली पूरा समझा भी दिया है, क्या आपको फाइंड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और 10-15 डिग्री की जगह यूज करने वाले हैं हम 2 - √3, ठीक है। सो देखिए, जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ABD यूज कर रहा हूं इन ट्राइंगल ABD, तो क्या होगा, H और बेस इन दोनों में 10-30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू H/x, ठीक है। 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू H/x, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच। एक इक्वेशन तो ये बन रही है। दूसरा, जब हम दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ABC पूरा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x + 100 मीटर, ठीक है। और 10-15 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, और वो वैल्यू है 2 - √3। सो 2 - √3 मीटर्स इज इक्वल्स टू H/100 + x। मुझे हाइट फाइंड करने को बोल रहा है, तो यहाँ से मैं यदि x को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास h में इक्वेशन रहेगी। तो x की वैल्यू मेरे को दे रखी है √3 इंटू h, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये हुआ 2 - √3 इज इक्वल्स टू H/100 प्लस √3 इंटू h मीटर्स। अब आप क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, और सेकंड इक्वेशन को आगे सोल्व करो। आगे सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 2 - √3 इंटू 100 प्लस √3 इंटू h विल बी इक्वल्स टू h। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 200 प्लस 2 इंटू √3h माइनस 100 इंटू √3 माइनस 3h इज इक्वल्स टू h। और टू 200 प्लस 2 √3 इंटू h माइनस 100 इंटू √3 इज इक्वल्स टू, ये √3h आगे जाने पे प्लस का हो गया, सो ये हुआ 4h, ठीक है। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, सो 100 प्लस √3h माइनस 50 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 2h। इस √3h को भी आगे ट्रांसफर कर लो और h को कॉमन ले लो। तो h मैंने कॉमन ले लिया और √3 को मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस में रहेगा मेरे पास 2 - √3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से रहा मेरे पास 100 माइनस 50 इंटू √3, जिसमें से मैं 50 फिर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से रहेगा मेरे पास 2 - √3, ठीक है। ये 2 - √3 फिर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से h इज इक्वल्स टू रहेगा फिर 50 मीटर्स। आंसर। मेरे से हाइट ऑफ टावर पूछी थी, सो हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। अब रही बात इस कैलकुलेशन की कि मैंने कैसे किया है। मैंने इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं उनको स्किप किया है, जंप करके चला गया हूँ आगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस कैलकुलेशन पार्ट को आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया। क्लियर है?
सो क्लास, मुझे जहाँ तक लग रहा है आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। एक से बढ़ के एक एक प्रॉब्लम्स हैं और सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग धीरे धीरे करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुँच गए हैं। आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं। टोटल आई थिंक इसमें 28 प्रॉब्लम्स हैं। एक या दो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बाय द टाइम आपको यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या स्कूल की ईमेल आईडी पे अपना ईमेल छोड़ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।